हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंटर। तो दोस्तों, आज स्टैटिक्स का थर्ड पार्ट है। अभी तक हमने जो बेसिक इसका पढ़ा हुआ है, अब हमने जो शुरू किया हुआ था वो था प्राइमरी डाटा, मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा के। तो पहले मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया था मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन करने का, बट अभी जो है उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेथड जो हमें यहाँ पे आता है वो है ये मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी नंबर। में जो पहला मेथड आता है वो होता है कौन सा? एक्सपेरिमेंट मेथड। ठीक है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन वेरिएबल टू डिटरमाइन अदर वेरिएबल। इसमें क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको चेंज करना, उसकी इफ़ेक्ट की वजह से दूसरे वेरिएबल के अंदर जो चेंजेस खुद ही आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, एक वेरिएबल के अंदर आपने सिंपली क्या करना है, चेंजेस करने हैं, तो दूसरे वेरिएबल के अंदर खुद ही चेंज आएंगे। तो इसमें तीन तरह के वेरिएबल हमारे मौजूद होते हैं, तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वेरिएबल। पहला कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा जो होता है वो कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और तीसरा क्या होता है? कंट्रोल्ड वेरिएबल। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या होते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे मैथ में आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, आपने ये पढ़ा होगा। इसमें क्या करते हैं हम इसमें ये करते हैं कि x की वैल्यू कोई पुट करते हैं, तो हमें y की वैल्यू, माना कि मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, तो y की वैल्यू जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 3। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं आते हैं। क्या होता है? जो किसी पे डिपेंड, दूसरे किसी पे डिपेंड नहीं करता, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, जो मैंने अभी आपको बताया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, ये वाला है, तो ये बन जाएगा हमारा क्या? इंडिपेंडेंट बन जाएगा। बट y जो हमारा वो क्या बन जाएगा? y हमारा क्या बन जाएगा? डिपेंडेंट बन जाएगा। ठीक है। और तीसरा होता है कंट्रोल्ड वेरिएबल, जो क्या करता है, वो जो इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में आप वो वेरिएबल को चेंज कर रहे हो, जिस इन्वायरमेंट में आप वेरिएबल को चेंज कर रहे हो, तो वो इन्वायरमेंट उसके कंट्रोल में होना चाहिए। इसलिए उसको बोलते हैं या तो इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड वेरिएबल बोलेंगे या कंट्रोल्ड वेरिएबल बोला। तो ये था किसके बारे में? एक्सपेरिमेंट किया मेथड के बारे में। अब इसकी एडवोकेसी के बारे में। पहला एडवोकेसी के अंदर जो पहली चीज़ आती है वो ये है कि डज नॉट अलो एनी आउटसाइडर फैक्टर। एक सेकेंड के लिए रुको ज़रा। एडवोकेसी के अंदर ये आता है, पहला पॉइंट आता है, वो होता है डज नॉट अलो एनी आउटसाइडर फैक्टर। जब भी आप एक्सपेरिमेंट मेथड करते हो, तो वहाँ जो एक्सटर्नल कंडीशंस होती है उनका, उसको, एक्सटर्नल कंडीशन को, उस अपने एक्सपेरिमेंट मेथड को आइसोलेट करके रखना है। मतलब क्या करना है? अलग रखना है, ताकि उनका इफेक्ट उसको न पड़े। उसका इफेक्ट उनको पड़ने से क्या होता है कि उसकी जो वैल्यूज़ होते हैं, जो रिज़ल्ट्स होते हैं, वो वेरी कर जाते हैं। इसलिए जो आउटसाइडर फैक्टर होता है वो उसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या है? फेयर एंड अनबाइस्ड डाटा रिक्वायर्ड। तो जो भी डाटा आप इसमें यूज़ करते हो या इस्तेमाल करते हो, तो वो कैसा होता है? अनबाइस्ड होता है। ठीक है, वही डाटा इस्तेमाल करना है जो अनबाइस्ड हो। अब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? रिपीट ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड। बार बार आपको क्या है? ट्रायल्स करनी पड़ती हैं। जैसे साइंटिफिक मेथड आप जो यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है? बार बार आप क्या करते हो? ट्रायल्स यूज़ करते हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये है हमारा किसके? एक्सपेरिमेंट मेथड की एडवोकेसी। ठीक है, जैसे आप लैब्स में जो एक्सपेरिमेंट करते हो वो कौन सा मेथड होता है? एक्सपेरिमेंट्स मेथड होते हैं। अब इसके मेरिट्स क्या हैं वो पढ़ेंगे, और डीमेरिट्स भी इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे। जो पहला मेरिट है वो इसका वो ये है कि प्रोमिस प्रोमिस मोर एक्यूरेसी। तो इस एक्सपेरिमेंट मेथड के अंदर जो एक्यूरेसी की बात की जाती है वो लगभग काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है मेरिट्स के अंदर वो ये है कि ये क्या है? बाइस्ड फ्री है। ये क्या है? बाइस्ड
फ्री है, ठीक है। इसमें कोई बाइसनेस नहीं कर सकते हो। आप सिंपली एक्सपेरिमेंट करोगे और जो रिज़ल्ट्स आएंगे, एक्सपेरिमेंट करोगे और जो रिज़ल्ट्स आएंगे आपके वो शो करोगे, तो उसमें बाइसनेस शो करने का कोई कोई वजूद ही नहीं बचता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि यूज इन हेट्रोजेनियस फैक्टर, आप इसमें 3-4 वेरिएबल का इस्तेमाल करके भी अपने रिजल्ट्स को निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो फोर्थ पॉइंट है हाईली कंट्रोल, तो ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई कि जो मेथड आप इसमें यूज़ करते हो वो क्या हाईली कंट्रोल होना चाहिए। मींस जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उनका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जो मेथड आप कर रहे हो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो वेरी करेगा। इसलिए आपको पूरी तरह से उसको अपने कंट्रोल के अंदर रखना ताकि रिज़ल्ट आपको उसकी जो एक्यूरेसी है बहुत अच्छी मिले, ठीक है। अब इसके डीमेरिट्स भी पढ़ लेते हैं कि इसके डीमेरिट्स क्या कहते हैं। तो जो पहला डीमेरिट्स इसके अंदर आता है वो ये है कि रिजल्ट्स आर वैलिड इन कंट्रोल कंडीशन ओनली। जो भी रिज़ल्ट आपको चाहिए वो कब मिलेंगे आपको, ओनली कंडीशन कैसी होनी चाहिए, कंट्रोल्ड कंडीशन होनी चाहिए। वो इन्वायरमेंट बाहर का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करना चाहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ये क्या मेथड है, कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है। जब आप साइंटिफिक पर्पस के लिए जो लैब्स में जो मेथड इस्तेमाल करते हो तो उसमें बहुत समय लगता है और वो कॉस्टली भी होता है, उसके इक्विपमेंट्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। ये इसका क्या बन जाता है, डीमेरिट्स बन जाता है, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट इसका वो है सूटेबल फॉर सिंपल एंड लिमिटेड स्कोप प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप इसको ब्रॉडली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इसका क्या होता है, ड्रॉबैक बन जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक लिमिटेड स्कोप होता है, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम के रिलेटेड ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। वाइड बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये कहता है कि सूटेबल फॉर सिंपल एंड लिमिटेड स्कोप प्रॉब्लम्स के लिए कि इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला मेथड जो हमने पढ़ा कि एक्सपेरिमेंट मेथड, जो किसके रिलेटेड था, प्राइमरी डाटा का कलेक्शन करने का पहला मेथड था। अब जो हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे इसका, तो दूसरा मेथड जो होता है इसके अंदर वो ये है कि कौन सा, इंटरव्यू मेथड, थ्रू इंटरव्यू। इंटरव्यू किस टाइप का हो सकता है, ओरल एंड इसको वर्बल स्टिमुलाई भी कहते हैं, ठीक है। इंटरव्यू मेथड में 2 टाइप्स आती हैं, ठीक है। पहली जो टाइप आती है वो कौन सी, डायरेक्ट इंटरव्यू, और दूसरा कौन सा आता है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू मेथड की 2 टाइप्स है जो मैंने आपको अभी बताई थी, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसकी पहली टाइप पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा हमारे पास आया, हमारे पास आया कौन सा, डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। अब ये क्या कहता है, डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड ये कहता है इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द रिस्पोंडेंट। जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है आपके पास किसी एरिया के अंदर, जो इन्वेस्टिगेटर वो डायरेक्टली उस एरिया में जाकर वहाँ के जो रिस्पोंडेंट है उनसे कांटेक्ट करता है और उनसे जानकारी प्राप्त करता है, इंफॉर्मेशन उनसे लेता है, ठीक है। इसे बोलते हैं कौन सा, डायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक है। अब इसमें इसकी जो एडवोकेसी वो क्या है हमें अभी ये बताएगा। जो पहली एडवोकेसी के अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो ये है कि जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। जो एरिया आपने चुना होता है तो वो बहुत बड़ा नहीं होता है, वो क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। वेयर हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो भी चीज़ आप कलेक्ट करते हो वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ओरिजिनल होती हैं, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है, डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन इन्वेस्टिगेटर एंड इन्फॉर्मेंट्स इज़ रिक्वायर्ड। जब बंदा उस एरिया के अंदर चला जाएगा, जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसके बीच और वहाँ का जो इंफॉर्मेंट होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनके बीच में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उनसे क्या होते हैं, उसको सही डाटा मिलता है, इसलिए बोलते हैं उसकी डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी हाई होती है। बट इसमें एक कंडीशन ये है कि जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्यों, क्योंकि अगर जो इन्वेस्टिगेटर है हर एक जगह पे खुद ही जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा, उसको लगभग बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा और साथ साथ में उसके उस मेथड के ऊपर जो एक्सपेंसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है।
ये बात है। अब ये आगे हम इसके डीमेरिट्स में पढ़ेंगे। अब इसके मेरिट्स पढ़ते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो डाटा आप वहाँ से इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कांटेक्ट करता है तो वो क्या होता है, ओरिजिनल होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ओरिजिनल डाटा इज़ कलेक्टेड। क्योंकि साइट पे जाकर जब इन्वेस्टिगेटर खुद ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो डाटा जो होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल होता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, डाटा इज़ पर्सनली कलेक्टेड। हाँ, तो इन्वेस्टिगेटर खुद वहाँ जाता है तो वो वहाँ से डाटा जो कलेक्ट खुद ही पर्सनली कलेक्ट करता है। अब ये क्या होता है, कंपैरेटिव स्टडी इज़ पॉसिबल। इसका ये एक क्या है, ये मेरिट्स है कि वहाँ पे जो आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो, लेकिन जो आपने वहाँ पे डाटा कलेक्ट किया आप उसको एक दूसरे के साथ क्या कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आया डायरेक्ट इंटरव्यू के क्या मेरिट्स। अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, डी मेरिट्स। ठीक है, डी मेरिट्स जो पहला आता है वो कौन सा है, यही है कि कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा ये है कि नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरिया, तो वाइड एरिया में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। ठीक है, बट एक चीज़ है, जब इन्वेस्टिगेटर साइट पर जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो वो कैसा होना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर वो क्या होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जब साइट पे जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना चाहिए, उसको पहले ही ट्रेनिंग देनी चाहिए। रिस्क ऑफ पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या पता जो इन्वेस्टिगेटर वहाँ पे जा रहा है तो उसका कोई अपना ही पर्सनल एजेंडा हो, तो वो वहाँ पे उस पे वहाँ पे ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बाइसनेस शो कर सकता है। तो डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, बाइसनेस होने के चांसेस 50-50 हो जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कहूँगा कि 100% हो सकता है, इन्वेस्टिगेटर सही भी हो सकता है। ठीक है, बट चांसेस ऑफ बाइसनेस कितने हो जाते हैं, 50-50। ठीक है, ये आया इसके इसके बारे में हमने इसके डीमेरिट्स पढ़े। अभी तक हमने दो मेथड पढ़े हैं, एक पढ़ा एक्सपेरिमेंट मेथड, दूसरा इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड का पहला पार्ट हमने पढ़ा कौन सा, डायरेक्ट इंटरव्यू। अब पढ़ेंगे हम कौन सा, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आया हमने हमारे पास कौन सा, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन हु हैज़ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या होता है, एक मिनट, जो हाँ, इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो किसी बंदे को वहाँ पे रखता है और वो बंदा उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, उसको उस एरिया के बारे में नॉलेज होता है। तो वो क्या करता है, इस इन्वेस्टिगेटर को बता देता है। तो इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू होना। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे इनडायरेक्ट इंटरव्यू हुआ, इन्वेस्टिगेटर खुद डायरेक्टली वहाँ पे नहीं गया है, उसने किसी थर्ड बंदे को वहाँ पे रखा है जो वहाँ उस एरिया से क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसको वहाँ से वो प्राप्त करता है। ठीक है, अब इसकी एडवोकेसी पढ़ेंगे कि उसकी एडवोकेसी क्या है। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वाइड। जब इनडायरेक्ट इंटरव्यू आप यूज़ करते हो तो वहाँ उस मेथड को अप्लाई करने से आप बहुत सारा ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ वहाँ पे बंदे रखने हैं और उसे इंफॉर्मेशन लेना है उस एरिया के बारे में। तो ठीक है, तो इसका ये कि एक एडवोकेसी है। दूसरा क्या बोलता है ये, इन्फॉर्मेंट्स कैन नॉट बी कॉन्टेक्टेड डायरेक्टली। जो वहाँ के जो लोग होते हैं इस मेथड में क्या होता है, आप डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट नहीं करते हैं। इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली वहाँ के लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं करता है, वो थर्ड बंदा रखता है कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसकी एडवोकेसी है। और तीसरा क्या है कि एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नीडेड। ठीक है, एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नीडेड। अब जो एक्सपर्ट होते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी इस मेथड में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये है इसकी एडवोकेसी। अब इसके पढ़ेंगे हम क्या, मेरिट्स कि क्या क्या मेरिट्स हैं इसके। पहला मेरिट ये बन जाता है कि वाइड एरिया कवर करते हैं आप। एक मिनट, सॉरी, मुझे पेन ऑन करने दो। वाइड एरिया का, वाइड एरिया में, वाइड जहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया है उस एरिया में आप कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए, इनडायरेक्ट। ये इसका मेरिट्स बन जाता है। इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सनल बाइस, यहाँ पे बाइसनेस के चांसेस बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसने थर्ड बंदा रखा है। ठीक है, और जो ये होता है इन्वेस्टिगेटर, तो वहाँ वहाँ पे बाइसनेस शो ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो खुद वहाँ जाता ही नहीं, तो वहाँ पे बाइसनेस के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसके साथ जो तीसरा पॉइंट है, ये मेथड कैसा है, इकोनॉमिकल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो इन्वेस्टिगेटर अपने ही ऑफिस से कांटेक्ट करता है तो वहाँ पे उसके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। ठीक है,
ये इसके मेरिट्स। अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में जो पहला पॉइंट आता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज लेस रिलायबल। जो जो बंदा आपने थर्ड पर्सन वहाँ पे रखा है, क्या पता उसको उस एरिया के बारे में जो नॉलेज है या इंटरेस्ट है उसका वो कम हो, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन देगा क्या पता वो ज़्यादा रिलायबल नहीं कह सकते हम उसको, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो इसमें क्या आता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स मे शो लैक ऑफ इंटरेस्ट। वो ये भी कह सकता है कि जो आपने इन्फॉर्मेंट वहाँ पे रखा है कि उसको उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट ही ना हो, तो वो जब उसको इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो आगे जो इन्फॉर्मेशन देगा वो करेक्ट, उसकी एक्यूरेसी जो होगी वो कम होगी। तो ये भी एक इसका क्या बन जाता है, डीमेरिट्स बन जाता है। और तीसरा लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब, क्योंकि वहाँ पे जो बंदा होता है आपको जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम डाटा चाहिए, क्या पता वो वाला डाटा ना प्रोवाइड करें, कोई शो और ही वहाँ के एरिया के बारे में बताए आपको, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेटिव वहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो ये है इसके कौन से मेरिट और डीमेरिट्स। अब इंटरव्यू मेथड में कुछ और मेथड भी आते हैं, जैसे टेलीफोनिक इंटरव्यू। थ्रू आप टेलीफोन के थ्रू आप वहाँ के एरिया के लोगों को क्या है क्वेश्चन पूछते हो, तो ये भी एक इंटरव्यू मेथड। अब इसकी एडवोकेसी क्या, पर्सनल इंटरव्यू इज़ नॉट पॉसिबल। जिस एरिया में आप पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली फ़ोन करके वहाँ की एरिया से डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यह आया कौन सा मेथड हमारा, टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। अब आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। जो टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड होता है वो एक चीपर टाइम, एफिशिएंसी टाइम आपका बहुत बच जाता है और बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है। अब इसके डीमेरिट्स क्या है, यहाँ पे ध्यान देखना। जैसे देखो, मेथड बिल्कुल चीप है, ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा एरिया को आपको कर सकते हो। तो इससे ये लगता है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड अच्छा है, बट इसके डीमेरिट्स आप अपने ध्यान में रखो। रिस्पोंडेंट रिएक्शन एंड गेस्चर कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। वो जो जहाँ जिस एरिया की आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ठीक है, आप ना तो वहाँ के रिएक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो, ना उनके गेस्चर को पता लगा सकते। क्यों? क्योंकि आप फ़ोन पे हो तो आपको मालूम ही नहीं होता कि वो किस उनका बिहेव कैसे है, गेस्चर कैसा है, उसके बारे में आप ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि पीपल विदाउट टेलीफोन कैन नॉट बी रीच, कि बहुत सारे कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं जहाँ पे टेलीफोन की सुविधा अभी तक नहीं होती है, तो वहाँ पे ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तीसरा, क्वेश्चन शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट वंस। जो आप उनको फ़ोन पे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या पता वो फ़ोन ही काट दे या उसका रिएक्शन ही कुछ अलग हो, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि वहाँ पे हमेशा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ना पूछें, ठीक है। तो ये आया हमारा कौन सा, टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। अब कुछ और भी इम्पोर्टेंट मेथड है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सम अदर इम्पोर्टेंट इंटरव्यू मेथड है, जैसे पहला कौन सा था है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या हो जाता है कि आपने पहले से ही प्री प्लान्ड या प्री डिफाइंड क्वेश्चन रखे होते हैं और उसके तहत ही आप उनको क्वेश्चन पूछती हो, ठीक है। यह है स्ट्रक्चर इंटरव्यू में पहले से ही क्वेश्चन तैयार होते हैं। अनस्ट्रक्चर में क्या होता है कि पहले से आप क्वेश्चन तैयार नहीं किए होते, बट आप उसको क्या रैंडम क्वेश्चन पूछती हो, ठीक है। यह है दूसरा। और तीसरा कौन सा आया हमारे पास, फोकस इंटरव्यू। फोकस इंटरव्यू में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, तो उसका जो फोकस होता है वो किस पे होता है, जो रिस्पोंडेंट होता है वो उसका गिवन एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस क्या है उसके बारे में, ठीक। उसके बारे में उस मेथड को क्या बोला जाता है, फोकस्ड इंटरव्यू बोला जाता है। अब चौथा आता है कौन सा हमारे पास, क्लिनिकल इंटरव्यू मेथड। क्लिनिकल इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस। जिस एरिया के जिस बंदे से आप पूछ रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, इंटरव्यू ले जिस बंदे का आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस के बारे में उसको क्वेश्चंस पूछोगे, तो वो किसके अंदर आएगा, क्लिनिकल इंटरव्यू मेथड। फोकस में क्या है, उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अब पांचवा, ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, 5-6 बंदों को साथ में ग्रुप में बैठाया जाता है और उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उनके रिव्यू लिए जाते हैं, ठीक है। यह ग्रुप इंटरव्यू। अगले वाला कौन सा आता है, वो होता है सिलेक्टेड इंटरव्यू। सिलेक्टेड इंटरव्यू जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, वहाँ पे जो आपकी सिलेक्शन के लिए जो मेथड अप्लाई होता है, इंटरव्यू लिया जाता है, आपकी सिलेक्शन के लिए जो इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो वाला मेथड हमें
अप्लाई करना पड़ता है वहाँ पे फॉर जॉब्स के लिए। जैसे अब आया इसके बाद कौन सा, डेप्थ इंटरव्यू मेथड। डेप्थ इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, आप इन डिटेल चले जाते हो। एक तो वो क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद ए सिंगल रिस्पोंडेंट। जो रिस्पोंडेंट होता है वो एक ही होता है बाय हाईली स्किल्ड इंटरव्यू। जो इंटरव्यू लेने वाला होता है इन्फॉर्मेंट्स का, या उसको रिस्पोंडेंट बोलते हैं, वो क्या हाईली स्किल्ड और ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। और इन डिटेल में वहाँ पे उसको इंटरव्यू लिया जाता है। क्यों? और उसमें ये चीज़ें भी जानी जाती हैं कि क्या क्या चीज़ों के बारे में आप जान सकते हो। टू नो मोटिवेशन, कि आपने जो भी आपने काम किया है उसके बारे में आपको मोटिवेशन कैसे, उसके बिलीफ सिस्टम के बारे में जाना जाता है। एटीट्यूड के बारे में, फीलिंग ऑफ रिस्पोंडेंट, ये चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेंट होता है उससे ये जानकारियाँ हासिल की जाती है। इसलिए इसको कौन सा मेथड बोला जाता है, इसको बोलते हैं डेप्थ इंटरव्यू मेथड। इसको कौन सा बोलते हैं, डेप्थ इंटरव्यू मेथड। अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन। जब इंटरव्यू आप लेते हो तो कौन कैसे कैसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो वहाँ पे। तो पहला आता है हमारे पास, कौन सा आता है, पहला जो हमारा आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में क्या होता है कि श्योरिंग अबाउट प्रीवियर एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल क्या करो, एक बंदा है, उसने पहले किसी कंपनी में काम किया हुआ है, तो उससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी वो हमारी कंपनी में के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उससे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि उससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पिछली जॉब आपने की थी उसमें क्या सैलरी थी, आपको क्या क्या डिफ़िकल्टी आई थी, आप इसमें ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, उसको क्यों छोड़ना चाहते हो। तो पहला जो एक्सपीरियंस है, पहली कंपनी में क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है, तो जो वो क्वेश्चन इंटरव्यू वहाँ पे पूछा जाएगा तो वो किसके अंदर आ जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जो आपने पहले जॉब किया उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। दूसरा आता है एनालिटिकल क्वेश्चंस। प्रॉब्लम विदाउट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आर गिवन। वहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है, आप जो ये इंटरव्यू होता है वो क्या करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है और उसको ये बोला जाता है कि आप इसको क्वेश्चन कर, जैसे पजल किया जाता है। पजल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, प्रॉब्लम ऐसी होगी जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगा, आप बोला जाएगा कि आप इसको सोल्व करो। वो कौन से क्वेश्चन आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। अब तीसरा आया ओपन एंडेड या अनस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन बोला जाता है। क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड विद येस और नो। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आपको येस और नो में नहीं देना चाहिए, उसमें उसके उसके रीज़न भी आपको बताने पड़ेंगे। अगर आप उसको बोल रहे हो कि ऐसा कुछ होता है, बट उसका पीछे प्रूफ भी देना पड़ेगा, या आपको रीज़न भी क्या रीज़न भी बताना पड़ेगा, ठीक है। आप सिर्फ यस और नो नहीं बोल सकते हो। अगर मैं आपको पूछूंगी, आप को बोलते आपने बाहर इंडिया से फॉरेन कंट्री में सेटल क्यों होना चाहते हो, वो बोलेंगे आप क्या, मैं पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आप इंडिया से फॉरेन सेटल हो गए, वो बोलेंगे यस। मैं बोलूँगा क्यों। जब आपसे ये पूछा जाएगा रीज़न क्या आपने क्यों इंडिया से जाने का फैसला लिया, तो इसमें क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस और नो में आपको आंसर नहीं देना होता है इसके अंदर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, क्लोज एंडेड। इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ यस और नो के अंदर आंसर देना होता है, तो इसको रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन भी बोला जाता है। अब आया पांचवा, कौन सा, प्रूविंग क्वेश्चन। बिगन विद व्हाट और हाउ टू इनवाइट मोर डिटेल। अब क्या है, इसमें क्या है, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो वो आगे से आपसे क्या है, डिटेल में उसका क्या पूछेगा कि उसका प्रूफ भी पूछेगा। कि अगर आपने माना कि आपने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया, वो ये भी पूछेगा आपको कि आपने ये कारनामा कैसे कर लिया, ठीक है। व्हाट और हाउ जिस क्वेश्चन में आता है तो उसको किसके अंदर पूछेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन से क्वेश्चन है हमारे पास, ये हैं प्रूविंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट कौन सा, कंटेंजेंसी क्वेश्चन, ठीक है। कंटेंजेंसी क्वेश्चन क्या होता है, सिंपली अब मैं आपको बताता हूँ। कंटेंजेंसी, फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्वेश्चन आपको क्या बोलते हैं उसको, जैसे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर पूछा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा जो होगा वो इसी के ही इर्द गिर्द होगा। पहला क्वेश्चन में पूछा कि भारत में कितनी बेरोजगारी है, तो वो आंसर बता देगा।
दूसरा क्वेश्चन इसके ही रिलेटेड पूछा जाएगा। फिर पूछूंगा ये कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट है और कितनी नहीं है। तो इसका मतलब क्या था, कॉन्टेंजेंसी में फॉलो अप क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो जो आपका मुद्दा हो तो उसी के रिलेटेड उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यह है हमारा कौन सा, कंटेंजेंसी। अब सेवंथ कौन सा आता है, लीडिंग क्वेश्चन। अब लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, रिस्पोंडेंट इज पुश्ड टुवर्ड्स आंसरिंग इन ए पर्टिकुलर मैनर। जो रिस्पोंडेंट होता है उसको आपने पहले से एग्जामाइन किया हुआ है कि मैं ये वाले क्वेश्चन इससे पूछूंगा, तो आप उसको घुमा फिरा कर उसी ही क्वेश्चन पे लेकर आओगे। आपने पहले से ही प्री डिफाइन ये माना है कि मैं इसको ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा घुमा फिरा कर उसी चीज़ के ऊपर। जैसे पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो घुमा फिरा कर उसको वहीं पे लेके आते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट ऑफ व्यू पे जो वो जानना चाहते हैं, उससे जो उसे बुलवाना चाहते हैं, वो उसके अंदर उसको कौन से क्वेश्चन हुए, लीडिंग क्वेश्चन। अब फोर्थ होता है हमारे पास कौन सा, वो होता है लोडिंग क्वेश्चन। लोडिंग क्वेश्चन में क्या होता है, आप जो इंटरव्यूअर जो होता है और रिस्पोंडेंट्स के क्या करता है, कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सेलिब्रिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटिक्स के जो बंदे पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा, लोडेड क्वेश्चन, लोडिंग वाले क्वेश्चन पूछे, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं ताकि उनके उनके जो भी उसके साथ जुड़ा होता है टीआरपी या बेनिफिट्स वगैरह, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। तो उसको जिस इंटरव्यू में कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, लोडिंग क्वेश्चन, ठीक है। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है कि आपने पहले ही एग्जामाइन किया हुआ कि मैं इसको घुमा फिरा कर इसी मुद्दे पे लेके आऊँगा, तो अपने पहले से ही उसे वैसा ही क्वेश्चन उसको पूछा होता है, ठीक है। कॉन्टेंजेंसी में क्या, फॉलो अप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रूविंग में क्वेश्चन में कैसे, ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में आप व्हाट या हाउ वाई, ठीक है, इन डिटेल में पूछा जाए। क्लोज एंडेड में यस और नो होता है, ओपन एंडेड में यस और नो में आप आंसर नहीं दे सकते। एनालिटिकल क्वेश्चन में क्या होता है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगी और आपको ये बोला जाएगा आप इसको प्रूव करके दिखाओ या सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। और फिर आया पहला कौन सा, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन में आपको पहला एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, इससे पहले आपने जो भी काम किया उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अभी तक जो हमने पढ़ा है। कौन सा, पहला मेथड हमने कौन सा पढ़ा, एक्सपेरिमेंट। दूसरा इंटरव्यू मेथड की टाइप्स पढ़ी। तो नेक्स्ट में हम इसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी जो भी क्वारीज़ हैं वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प हो जाए। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे ज़रूर पूछना। तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय, ओके, गुड नाइट।